गोलियों की ये तड़तड़ाहट और बस्तर में नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले करेगट्टा पहाड़ पर चढ़ते ये फोर्स के जवान के हौसले बताते हैं कि अब बस्तर से जल्द नक्सलवाद की विदाई होगी। बीजापुर जिले के उसूर इलाके की करेगट्टा पहाड़ी नक्सलियों का मुख्यालय मानी जाती है और अब फोर्स की आमद वहां पर हो गई है। नक्सली के टॉप लीडर हिड़मा सहित नामचीन नक्सलियों से लोहा लेने और उनसे पिछले 3 दिन से पूरे पहाड़ को घेर कर रखा गया है। कहा तो ये जा रहा है कि अगर अब नक्सलियों और फोर्स के बीच आमना सामना हुआ तो ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ होगी। ये पूरा इलाका 70 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ी का है, जहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और फोर्स ने अब इस पूरे लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहाड़ी को घेर लिया है। हवाई मार्ग से निगरानी की जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को घेरने के लिए 5000 जवानों की तैनाती की गई है। ये मुठभेड़ लंबी चल सकती है, इसलिए फोर्स एक सप्ताह का राशन लेकर मोर्चे पर डटी हुई है। इधर फोर्स की सफलता के बढ़ते कदम से राज्य सरकार भी उत्साहित है और इस बार की निर्णायक लड़ाई के बाद नक्सलियों के ऑल आउट होने का दावा सरकार भी बढ़ चढ़ कर रही है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब 31 मार्च 2026 तो डेडलाइन है इनके लिए। माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। इधर जब बस्तर में नक्सलियों की राजधानी पर ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए नक्सलियों को ऑल आउट करने की कोशिश है, तो इधर राजधानी रायपुर पर इस मसले पर राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है। नक्सलियों के खात्मे के मुद्दे पर तो सब साथ में हैं, पर कांग्रेस ने अब नक्सलियों के हाथ से ही बस्तर विकास के दावे को खारिज करते हुए विशेष पैकेज की मांग कर दी है। आज जंगल जाने लायक नहीं रहा माहौल। उधर ऑपरेशन चल रहा है, अगर उधर जाएंगे तो गोली चल रहा है, लोगों को मरने का डर है। तो ऐसे में सभी प्रकार का जो काम बंद है, सरकार को इस दिशा में उस क्षेत्र में रहने वालों के लिए कुछ पैकेज तैयार करना चाहिए और ताकि उनको जो आर्थिक रूप से क्षति हो रही है उससे उनको सपोर्ट मिल सके और साल भर का जो गुजारा भत्ता रहता है वो उनको व्यवस्था हो सके। फिलहाल ऑपरेशन ऑल आउट से लगता है कि नक्सलियों और फोर्स के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और इसलिए नक्सलियों ने एक बार फिर शांति वार्ता की पहल का पत्र जारी किया है। मतलब साफ है, नक्सलियों के पास अब कोई और रास्ता बाकी नहीं है। ऐसे में नक्सलियों से निर्णायक लड़ाई के बाद एक और जहां बस्तर के नक्सलवाद से मुक्ति की एक उम्मीद जगी है, वहीं बस्तर को अशिक्षा और अंधकार से दूर लाकर विकास की दौड़ में शामिल करना भी जरूरी है। इसलिए दोनों मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। परस्पर सियासत भी अपनी जगह तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर में बंदूक थमेगी और विकास बोलेगा। और ये हम तब कह रहे हैं जब नक्सलियों की राजधानी माने जाने वाले उसूर इलाके में अब फोर्स ने वो झंडा गाड़ दिया है जिससे लगता है कि अब जल्द ही नक्सलियों की विदाई होगी। उस पहाड़ी पर अंतिम लड़ाई लड़ रहे नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं। वो इस बात से भी पता चलते हैं कि उनकी ओर से लगातार शांति वार्ता की अपील की जा रही है। पर अब शांति नहीं होगी, विकास होगा, ये संकल्प सरकार ले चुकी है और इसीलिए अब हम आगे की बात करना चाहते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब बंदूक थमेगी तो विकास बोलेगा। तो ये विकास बोलेगा कैसे, इसके रास्ते क्या हैं और अभी वर्तमान स्थिति नक्सलियों की क्या है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले को विश्लेषण के जरिए समझाने के लिए मौजूद हैं नक्सल मामलों के एक्सपर्ट मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो नक्सली अब अपने अंतिम मुहाने में हैं, कभी भी उनका किला ढह सकता है, नक्सली खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या हम उस अशिक्षा को, उस अंधकार को, उस विकास की ज़रूरत को जल्द से जल्द बस्तर में पहुंचा पाएंगे जो नक्सलियों के कारण अब तक बस्तर नहीं पहुंच पाई थी? इसी पर बात करेंगे। और कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि विशेष पैकेज चाहिए, गुजारा भत्ता चाहिए, क्योंकि वहां सारे काम इस मुठभेड़ के कारण, इस तरीके के मूवमेंट के कारण बंद हैं। कांग्रेस की पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय राय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय राय जी, क्या चाहती है कांग्रेस? ये मूवमेंट, जिस ढंग से कार्रवाइयाँ, रोज नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, इससे लगता है नक्सली जल्दी विदा हो जाएंगे, पर क्या जल्दी विकास हो पाएगा, ऐसी आपको उम्मीद दिखती है क्या? मोहन तिवारी जी, निश्चित रूप से हिंदुस्तान का हर छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई भी वाद हो, वो आतंकवाद हो, वो नक्सलवाद हो, जिसमें हिंसा है, जो हिंसा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा करके अपना वाद चलाना चाहते हैं, जो जनता को भी और हमारे जवानों को भी निर्दयता से मारने का काम कर रहे हैं, इसका खात्मा हो। चाहे पूर्व में समस्याओं में आपने देखा होगा, नक्सलवाद के अलावा पंजाब में आतंकवाद की समस्या थी, हमारे देश के जो उत्तरी कोने थे उनमें नक्सलवाद की समस्या थी, आतंकवाद की समस्या थी। सबका हल बातचीत से, समझौते से निकाला गया और सरकार को जहां शक्ति दिखानी पड़ती थी, सरकारें शक्ति दिखाती थी। इंदिरा जी की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, क्योंकि लोकतंत्र के मानने वाले हम लोग हैं। लोकतंत्र से हम सत्ता में आए हैं और हमारे लोकतंत्र और संविधान में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। तो नक्सलवाद का खात्मा, नक्सलाइटों का खात्मा करने का केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक डेडलाइन तय किया है और उस डेडलाइन को लेकर छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, जिसके परिणाम आ रहे हैं। 3 दिन से लगातार आप लोग दिखा रहे हैं बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर जो पहाड़ को घेर रखा है हमारे जवानों ने। मैं सैल्यूट करता हूं उन जवानों को कि 44 डिग्री 45 डिग्री के तापमान में 24 घंटा खड़े रहकर आज चौथा और 5वां दिन है जो लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे एसपीओ, हमारे डीआरजी, हमारा बस्तर बटालियन, हमारा केंद्रीय सशस्त्र बल और छत्तीसगढ़ पुलिस एक समन्वय बनाकर काम कर रही है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब बस्तर के लोगों ने इसको सपोर्ट किया। जब बस्तर के लोग नक्सलाइटों का सपोर्ट करते थे, उनको इनपुट मिलता था। आज वही बस्तर के लोग खुलेआम सेना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको इनपुट मिल रहा है और सेना सफल हो रही है। अब सवाल है, बंदूक थमेगी और विकास बोलेगा। तो ये विकास किसका बोलेगा? ये विकास उद्योगपतियों का बोलेगा, ये विकास बस्तर के नागरिकों का बोलेगा, ये विकास छत्तीसगढ़ के निवासियों का बोलेगा। विकास तो बोलेगा, नक्सलाइटों की समस्या खत्म होगी, बस्तर आजाद होगा, बस्तर में विकास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नक्सल के नाम से भी फंड आते थे, केंद्र सरकार का फंड आता था। अगर नक्सल मुक्त वो जिले होते जाएंगे तो केंद्र सरकार का फंड बंद होगा। आज अगर हमारे आदिवासी नेता ने यह मांग की है या यह बात कही है कि आज पूरे जंगल में फोर्स है, तो जहां नक्सली परेशान है वहीं वहां के निवासी भी परेशान है। वो भी जा नहीं सकते, चाहे उनको महुआ बिनने जाना हो, तेंदू पत्ता तोड़ने जाना हो, तमाम वनोपज तोड़ने जाना हो या गाय चराने ही जाना हो, तो बिना सेना की जानकारी के, बिना स्थानीय पुलिस के जानकारी के वो जा नहीं सकते। तो गोली चलती है तो गोली देखते नहीं किसको लग रही है। और कांग्रेस की जरूरत ये मंशा रही है कि नक्सली तो मारे जाए, लेकिन एक भी निर्दोष आदिवासी न मारा जाए नक्सलियों के आड़ में या किसी भी गलतफहमी का शिकार होकर या नक्सलाइटों के या आईडी से कोई विस्फोट होकर। तो उनकी सुरक्षा कारण वो अपने घरों में कह दें, तो उनका इंतजाम करने का काम सरकार को करना चाहिए। बस्तर में विकास बोलना चाहिए, लेकिन जन जंगल जमीन पर बस्तरियों का राज होगा तब विकास बोलेगा।
मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, भाजपा के मित्रों की कंपनियां आएंगी, तो विकास नहीं बोलेगा। एक चुंगल से निकलकर दूसरे चुंगल में फंसने वाली बात होगी। ठीक। जिस आशंका की बात हो रही है उसको कांग्रेस के नेता खुल के कहते हैं, और हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं लगातार कि जो सरकारें काम कर रही हैं, कवासी लखमा जेल में डाले गए झूठे आरोप लगाकर, ठीक है, बड़े आदिवासी नेता हैं, चलिए उनके ठीक है। आदिवासियों को पकड़ आपकी है। चिंता, तो जब आप बिल्कुल आपकी चिंता आ गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिन्होंने शिकायत की घोटाले की, उनके यहाँ भी छापा आपने डाल दिया। चलिए अब आपके अगर आज आएंगे मुद्दा दोनों तरफ दिख रही है। विषय में बने रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात आपने कही है और ये चिंता जायज भी है, हम सब की है कि भाई ये नक्सलवाद तो ख़त्म हो जाएगा, पर नक्सलवाद को पनपाने वाली जो परिस्थितियां हैं, अगर हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे तो इसकी फिर से उगने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएगी। रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। चिंता कांग्रेस ने व्यक्त की है और इसका हल भी बताया कि भाई पैकेज दे दो बस्तर को, वहाँ के लोगों को गुजारा भत्ता दो, स्थितियाँ ऐसी हैं। क्या इन सब बातों पे अमल होगा? क्या कांग्रेस जितना सोच रही है उससे ज्यादा अमल होगा? ज्यादा बड़ा पैकेज देंगे, ज्यादा बड़ी सुविधा देंगे, ज्यादा हम क्या कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना पे करेंगे। कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कहा कि बस्तर का विकास हो जाए, नक्सलवाद मुक्त हो जाए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये भी इन्होंने कर दिया कि मतलब कवासी लखमा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया, झूठे तरीके से गिरफ्तार कर लिया, एक निर्दोष व्यक्ति ना माना जाए, दुनिया भर की बात कर ली। मतलब उनको राजनीति करना था, वो कर लिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस जो है ना, कभी भी दिल से नक्सलवाद को खत्म करने का चाहा ही नहीं। यदि वो चाहते तो बहुत कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बल्कि क्या कहते हैं, हम तो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा नक्सलवाद मामले पे मतलब सेना को, हमारे जवानों को कहते रही यथा स्थिति बनाए रहना, ज्यादा उग्र मत होना। लेकिन आज स्थितियां बदली है। स्थितियां इसलिए बदली कि हमारी राजनीतिक इच्छा है कि नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और देश से और प्रदेश से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे। और जब नक्सलवाद मुक्त होगा तो उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है, निश्चित रूप से तैयार है। अभी नियत नीला नार का एक छोटा रूप आप देखते हैं, कुछ गांवों को लेके हम 20-25 योजनाओं को ये करते हैं। उसके साथ साथ यदि नक्सल मुक्त ग्राम यदि कोई घोषित होता है तो तुरंत 1 करोड़ का काम देंगे, और बल्क में यदि नक्सल मुक्त ग्राम घोषित करेंगे 2 करोड़ का काम देंगे। इसी तरह तमाम प्रकार की योजनाएं हम अधोसंरचना का, आप देखो 25-25 साल से जहां साप्ताहिक बाजार नहीं लगा था वहां बाजारें खुलनी प्रारंभ हो गई, जहां झंडा मतलब तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था वो सब करते थे। हमारी पूरी प्लानिंग है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे। हम पूरा टेलीफोन का क्या कहते हैं वहां पर जाल बिछाने वाले, टावर बिछाने वाले। कांग्रेस को चिंता बिल्कुल नहीं करना है। वो जितना सोच रहे होगे ना उससे 10 गुना ज्यादा हमारे पास ब्लूप्रिंट है। नारायण जी आप निश्चिंत रहो, बस्तर का विकास होगा, शांतिपूर्ण होगा। और ये उद्योगपतियों के लिए रास्ता, ये एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि उद्योगपतियों के लिए तो नहीं खोल दिया जाएगा बस्तर को। नहीं, वही मेरी आपत्ति थी। उन्होंने क्या कहा, भाजपा के मित्र आएंगे उद्योग लगाने के लिए। मैं इसीलिए तो कहा इनको राजनीति करना था, वो तो कर लिए। और इतने वरिष्ठ होके इस तरह की बात करते हैं जी कि मतलब भाजपा के मित्र उद्योग के लिए आएंगे। कौन सा आएगा, जरा नाम आप बता दीजिए। यदि आएंगे तो सब आएंगे, तो ना कोई भाजपा का मित्र होगा ना कोई नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए होगा, वहां के आदिवासियों को विकास करने के लिए होगा। यही तो इनका नकारात्मक राजनीति है, और इसी के कारण ये बाहर हो जाते हैं। कुछ भी हुआ तो उद्योग आया तो कांग्रेस के, भाजपा के मित्र, आपके पश्चिम बंगाल में जैसा भगाया गया था ना टाटा को, उस तरह नहीं भगाएंगे आप। अब बाद में गुजरात में जाके टाटा लगाया, निश्चिंत कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं आप। तो ये होगा नहीं, आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अमल भी होना चाहिए। अब एक टिप्पणी सुन लेते हैं मिथिलेश जी की। मिथिलेश जी, पूरे प्रोसेस को 1 से लेके 10 तक आप स्टेप बाय स्टेप बताएं। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, ख़त्म होगा कि नहीं होगा अभी तय नहीं है, लेकिन उस मुहाने पर ला दिया है नक्सलवाद को, उसको कैसे देखते हैं और आगे के स्टेप के लिए कितने तैयार है हम और सरकार? जी देखिए, निश्चित ही पिछले 2-3 वर्षों में जो नक्सलवादी लीडरशिप जो है वो धराशायी हुई है, उनकी मिलिट्री जो धराशायी हुई है, और जिस तरीके से नई भर्तियों में गिरावट आई है, तो ये माना जा सकता है कि गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए डेडलाइन पे इनकी स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है और हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या नक्सलियों के जाने के बाद जो स्पेस खाली होगा उसको विकास के द्वारा भरा जा सकेगा क्या? विकास के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास कुछ तैयारी होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो पर आपके पास वैसे लोग होने चाहिए जो विकास का खाका खींचते हों, या उन्होंने कहीं पहले किसी राज्य में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में विकास के लिए एक प्लानिंग की हो, योजना की हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन किया हो, और वैसे लोगों के साथ उनका लंबा अनुभव हो।
सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही या राजनीतिक दलों के भरोसे या वहाँ बैठे पुराने मठाधीश जिन लोगों ने सरकारी पैसे की बंदरबाट में बड़ी भूमिका निभाई है, वो ईदर ऑफ द पार्टीज हैं, वो दोनों पार्टियों में हैं और सारे पार्टियों में हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ स्थापित हैं कई स्तरों पर। वो कई सारे मीडिया चैनल्स चलाते हैं, कई सारे क्वेरीज चलाते हैं, सड़कों के ठेके लेते हैं। आपके सामने बीजापुर का प्रकरण था कि बीजापुर में जिस ठेकेदार ने हत्या की वो पहले एसपीओ था, वो एसपी का ड्राइवर हुआ करता था, वहाँ से निकल के वो ठेकेदारी कर रहा था और ठेकेदारी में उसके द्वारा की गई ठेकेदारी पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी ठेकेदारियाँ थी। वो किस तरीके, क्या वो विकास कर रहा था? तो विकास का अगर यही पैमाना होगा तो ये तय मान के चलिए कि सारा कुछ दिखाने के लिए हो रहा होगा, अंदर खाने कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन यदि आप कृत संकल्प हैं और अगर आप अपने विकास के कार्यों का अंकेक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उससे प्रभावित लाभान्वित लोगों का डाटा रखते हैं, उसकी भी जांच करते हैं, तो जरूर इन 2-3 वर्षों में बस्तर में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है और लाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही सुनहरा मौका है और बस्तर और हम सारे लोगों के इतिहास में एक पैमाना गढ़ने का समय है ये। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसकी कितनी सफलता की संभावना है, क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा है, 70 वर्ग किलोमीटर के इलाके को घेर के रखा है, उसमें क्या नक्सली बच के निकल जाएंगे या फिर यहीं हमें ये परिणाम मिल जाएगा कि भाई नक्सली विदा हो गए? जी देखिए, मैं ऑपरेशन को आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि पहले ऑपरेशन में टुकड़ियाँ निकलती थी, माओवादी एम्बुश लगाते थे। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी रणनीति बदली है, वो ना टुकड़ी निकालते हैं ना वो एम्बुश लगाने के स्थानों को खाली छोड़ते हैं। जो एरिया डोमिनेशन है वो लगभग पूरा है फोर्सेस का। अब कुछ चुनिंदा इलाकों में बचे खुचे नक्सली धड़े जो हैं वो सरेंडर ना करें, इसलिए उनके सेंट्रल लीडरशिप ने उन पर दबाव बनाया हुआ है और वो लोकल लोगों से संपर्क में है, इसलिए जवानों को उसका प्रॉपर इनपुट मिलता है। और आपको मालूम है कि पिछले 30 साल के इतिहास में कोई भी सीसी मेंबर नहीं मारा गया था, लेकिन हाल ही में सीसी मेंबर मारा गया। झारखंड में भी सीसी मेंबर मारा गया। वो 30 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो घेरा लगाया है उस पर संदेह मत करिए। उम्मीद है कि वहाँ पर बड़े कैडर्स होंगे और वो धराशायी होंगे। ये कहा जा रहा है हिड़मा भी उसमें फंसा है, संभावना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता हिड़मा उसमें होगा, मुझे नहीं लगता है। वो हिड़मा के नाम से प्रॉक्सीज भी रखते हैं, वो कई सारे हिड़मा रख देते हैं, पर मुझे लगता है कि स्टेट लेवल का कैडर वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, और सफलता के चांसेस हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल चांसेस हैं। इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स का मोबिलाइज होना ये तय करता है कि वो बहुत खांटी इनपुट होगा वहाँ पर। और इस तरीके से रीइंफोर्समेंट गई है, 1 हफ्ते का राशन पानी और आपने अपना गोला बारूद जमा किया, इसका मतलब आपने एक लड़ाई की तैयारी की है। तो जरूर पूरी आशा है मुझे कि ये सफल होंगे। ठीक है, और सफलता जब मिलेगी तो उसके बाद बड़ा काम बचेगा। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं और कांग्रेस पर बार बार यही आरोप लगाया जाता है कि विकास को देखने का नज़रिया कांग्रेस का अलग है, बीजेपी का एक विकास का मॉडल अलग है। क्या विकास के मॉडल को अलग तरीके से देखने के कारण ही ये फ्रिक्शन है, मतभेद है और विकास हो रहा है, पर मतभेद विचारधाराओं का है? अभय राय जी। कि निश्चित रूप से कांग्रेस की 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार थी, उनका कार्यकाल देखिए, उनके विकास करने का तरीका देखिए, व्यक्तिपरक विकास हमने किया। बस्तर के सहित छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के जेब में पैसा जाए। किसान है तो किसान योजना का लाभ मिले, भूमिहीन किसान मजदूर है तो उसका लाभ उसको मिले। वनोपज जो 4 या 5 वनोपज एमएसपी पे खरीदे जाते थे, हमने उसको 62-65 से ऊपर वनोपज एमएसपी पर खरीदा, ताकि उनको जो जंगल में जाके वनोपज इकट्ठा करते हैं सीधे उनको पैसा जाए। हमने गोबर खरीदी का काम किया, बहुत सारे। और टाटा जो इंडस्ट्री की जमीन लेके रखा था और इंडस्ट्री नहीं लगा रहा था, उसको हमने सीधे आदिवासियों को वापस किया, उनको मालिक बना दिया। सरकार की होगी, सरकार के पास रहेगी, दूसरे उद्योगपति के देंगे नहीं, सीधे जिनसे जमीन ली गई थी उनको वापस कर दी गई और वो जमीन के मालिक। ऐसे कामों से लोग उनसे दूर हुए। तो विकास दिखना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास की बात नहीं होना चाहिए 1 करोड़ रुपया देंगे, इतना इनाम देंगे। भाई बजट में क्या प्रावधान आपने किया है? छत्तीसगढ़ का जब आपने बजट पेश किया
तो बस्तर के लिए कितना बजट रखा, और केंद्र सरकार ने क्या कोई विशेष पैकेज की घोषणा की है क्या? कोई वित्त में व्यवस्था है, कहीं पैकेज में व्यवस्था है कि जब नक्सल मुक्त होगा तो बस्तर को इतने का पैकेज दे रहे हैं? तो विकास अगर करना है तो हमारे साथी ने अभी कहा कि निश्चित रूप से योजनाबद्ध बातें होनी चाहिए, योजनाबद्ध काम होना चाहिए, और जिन उद्देश्यों को लेकर लोग लाल सलाम की ओर गए थे, जिन उद्योगों के लोग हिंसा के लिए, आखिर जो हिंसा के लिए बंदूक थामे थे वो कौन थे? वो विदेश से नहीं आए थे, वो हमारे आपके बीच के ही साथी थे जिनको नक्सलवाद पसंद आया और नक्सलाइट बने। आज वापस आ रहे हैं, आज धरपकड़ कर रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। तो आने के बाद उनकी क्या व्यवस्था होगी और बस्तर के विकास के लिए क्या योजना होगी? जिस तरह आपने टारगेटेड किया इतने तारीख तक हम खाली करा देंगे, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। अभी जो हमारी फोर्सेस 4 दिन से कर रही है, अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि सफल होंगे कि नहीं, 100% सफल होंगे। इसलिए सफल होंगे, एक टारगेटेड काम किया जा रहा है, एक प्लानिंग से काम किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से सभी फोर्सेस, सभी टुकड़ियां मिलकर काम कर रही हैं। और इसके लिए हमारे जो ग्राउंड पे काम करने वाले एसपीओ हैं, बस्तर बटालियन के लोग हैं, डीआरजी के लोग हैं, वो सलामी के योग्य है कि उनके पास जो इनपुट आते हैं, और इनपुट पे जब सेना काम करती है, सैनिक काम करते हैं, तो सफल हो रहा है। तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन बस्तर जो डर हमारा है, हम विपक्ष में होने के नाते हम इन पूरी बातों का स्वागत करते हुए कि आप नक्सलियों को समाप्त करिए, आपका साथ देते हुए, आज तक इस सरकार ने बस्तर के मुद्दे पे, नक्सलवाद के मुद्दे पे, इस खात्मे के मुद्दे पे विपक्ष से बात नहीं की। पहलगाम की घटना हुई, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे वहां बातचीत की, आप नक्सलवाद पे सर्वदलीय बैठक छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बुलाते? ठीक है रावण जी, ऐसे मसले पर विपक्ष को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? फिर वो आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारी आलोचना बस करते हैं। उनको अपने साथ लेकर चलिए तो शायद समर्थन भी मिलेगा आपको। हेलो जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को भी ऐसे मसलों पर साथ लेकर, उनका सुझाव लेकर, वो पैकेज की मांग कर रहे हैं, इन सब बातों पे कांग्रेस का साथ क्यों नहीं लेती सरकार? कब मना किया हमने कांग्रेस को? बताओ, बुलाया भी कब है आपने? भाई सबसे बड़ी बात है, ये आलोचना करते हैं, शर्त और कंडीशंस लगाते हैं। हम तो कह रहे हैं साथ दो, अभी भी आप देख लो कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट क्या है, भूपेश का मॉडल 7 साल का विकास का, अरे फेल हो गया भैया, भूपेश मॉडल भूल जाइए, में रह गए, कहाँ बात कर रहे हो? अरे उनको सुझाव तो लीजिए, ये कह रहे हैं वो सुझाव भी नहीं सुन रहे हैं आप लोग। आइए ना, हम तो स्वीकार करेंगे इनको सुझाव को। अभी कहेंगे एक भी निर्दोष नागरिक मत मारा जाए, वहां पर मतलब उद्योगपति ना आए, तो ऐसा नहीं होता। आपका भी राज्य है, आपको भी सकारात्मक राजनीति करना भूमिका निभाना है। आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो हम आपको साथ ले चलेंगे। आप केवल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हम जो अब फंड कहाँ से आएगा? अरे हमारी सब तैयारी है भैया, आप मत बताइए हमको। आप जो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, ये गुमराह किए व्यक्ति, ये निर्दोष नागरिक, ये मतलब पिछड़े हुए लोग, ये बिछड़ गए हैं, ये सब ना करके देख लिया हमने। वही फोर्स थी जो आज काम कर रही है, वही जवान है जो आज काम कर रही है। लेकिन पहले क्यों नहीं होता था इतना बड़ा बड़ा क्या कहते हैं जो घटना बने कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ गई है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों मिलके कर रहे हैं। इसलिए वही फोर्सेस होने के बाद भी आज बड़े बड़े योजना बना रहे हैं और हम उनको मारने जा रहे हैं। आपके समय तो केवल प्रश्न उठता था, आपने कभी नहीं किया ना। आपने टिप्पणी ले लेते मिथिलेश जी की। मिथिलेश जी, अब ऐसे राजनीति से अलग होकर हमको अगर विकास को करना है तो क्या करना होगा? क्या आपके सुझाव हैं इस मामले में? देखिए, मैं पिछले 2 वर्ष से देख रहा हूँ कि नक्सलवाद पीछे हटा है, वहाँ पर जो स्पेस खाली हुआ है उसको इस सरकार में त्वरित रूप से नियत नीलानार जैसी योजनाओं को, मिथिलेश जी इनकी, रविंद्र जी हो गया, हाँ बताइए। नियत नीलानार जैसी योजनाओं को सामने लाकर एक मोमेंटम बनाने का, एक वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है। पर बेसिक वहाँ पर जो जनजाति समुदाय है उसकी 3 मूलभूत जो मांगे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवक जावक, आने जाने की सुविधाएं, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए पिछले 50 वर्ष में, 60 वर्ष में खर्च किए गए हैं। लेकिन उन योजनाओं का जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन है वो बहुत ही सतही है और
किसी भी सरकार में बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि सरकारी महकमा वही है, उसके नीचे पटवारी से लेके आरआई से लेके और वीडियो से लेके काम करने वाली टीम वही है, और उसने एक अपनी संस्कृति कार्य करने की अपनी संस्कृति विकसित कर ली है। वो बड़ा धीमा और मध्यम है और उसमें जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता, वहाँ के पत्रकार, उद्योगपति और सामाजिक लोग और बहुत तरीके से उसमें संलिप्तता है। इन सारी चीज़ों को हटा के आपको एक पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए खासकर उस परिक्षेत्र से ऐसे लोगों से बात करना होगा कि वो बेसिकली किस प्रकार का विकास चाहते हैं। देखिए, विकास की अवधारणा राजधानी रायपुर के लिए अलग होगी और दंतेवाड़ा के लिए अलग होगी, बीजापुर के लिए अलग होगी, कोंटा के लिए अलग होगी। इसको आपको समझना होगा कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उस स्थान की, वहाँ के लोग हैं, उनका मनोविज्ञान है, उनकी हजारों साल लाखों साल पुरानी आदिम संस्कृति है, परिवेश है, इन सब को बचाते हुए उनको एक सुखद विकास आपको देना होगा जिसमें उनके संसाधन ज़्यादा न छीने जाएं उनसे, जिससे उनके अंदर एक दहशत न पैदा हो कि ये जो व्यवस्था आ रही है ये हमसे ये भी ले लेगी, ये भी ले लेगी, ये भी ले लेगी। जब तक ये भय विकास के रूप में व्याप्त होता रहेगा तब तक वहाँ नक्सलवाद खड़ा रहेगा। जब ये भय आप उसको दूर कर देंगे उनके बीच से कि सयान आपका कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं उजाड़ा जाएगा, आपके जल जंगल जमीन की गारंटी ये सरकार देती है और हम पहले आपसे बात करेंगे, जब आप स्वीकृति देंगे तो ही ये कार्य होंगे। तो इससे विश्वास और आपसी समावेशी माहौल खड़ा होगा और फिर निरंतर काम होने पर परिवर्तन आएगा। और इसीलिए विकास पहले बाद में आएगा, पहले विश्वास जीतना होगा। और विश्वास जीतने के लिए पहल करने की ज़रूरत है। कांग्रेस का भी सुझाव अपनी जगह सही है कि भाई विशेष पैकेज आएगा तो शायद जो विश्वास है वो ज़्यादा मजबूती से कायम होगा और तब हम विकास की बात कर पाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो है बस्तर विकास की बोली बोलने जा रहा है तो सारे पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को ही ख़त्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी थे, उनका धन्यवाद। और अभय राय जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं TV 24। TV 24 के खास कार्यक्रम सीधी बात मानने के साथ में इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं संदीप शर्मा जी। संदीप शर्मा जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं संदीप शर्मा जी के बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। हालांकि बताने
कि कोई बात नहीं, चूंकि संदीप शर्मा जी वेल नोन पर्सन है पूरे प्रदेश के लिए। बात करें राजनीति में लगातार वो पिछले 5 दशकों से जुड़े हुए हैं। संघ में जाना शुरू किए थे बचपन में ही, 10 से 12 साल की उम्र से, जो अब तक से लगातार उनका झुकाव अब भाजपा में रहा है और लगातार भाजपा के बड़े पदों पर दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। बेहद ईमानदारी के साथ राजनीति करने वाले संदीप शर्मा जी लगातार किसानों के हितों को, किसानी के मुद्दे को, किसानों को लेकर लगातार सड़क की लड़ाई लड़ते रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, लगातार जनहित के मामले किसानों को लेकर उठाते रहे हैं। इन्हीं सब विषय पर हम चर्चा करेंगे संदीप शर्मा जी से और जानेंगे आखिर उनका व्यू क्या है, चूंकि अभी उन्हें खाद्य निगम का भी अध्यक्ष बनाया गया है और बेहद उन्हें एक जिम्मेदारी का पद दिया गया है और वो कैसे आगे चल के उनकी निर्वहन करेंगे, कैसे समझते हैं और किस तरह से वो अपने चीज़ों को बेहद अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हम समझते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप बचपन से ही संघ में जुड़ गए थे और धीरे धीरे संघ से जुड़ते जुड़ते भाजपा में, तो मैं जानना चाहूँगा कि बहुत छोटी से उम्र से ही आप जो है वो राजनीति में आपका पदार्पण हो गया था, कैसे आना हुआ आपका? देखिए, उसको राजनीति नहीं बोलते, लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, रायपुर के पुरानी बस्ती में अमीन पारा स्कूल में, वहाँ पर शाम को रोज़ 5 बजे संघ की शाखा लगती थी। तो हम स्कूल से आ करके उस शाखा में खेलने के नाम से जाते थे, वहाँ पर खेल खिलाते थे और वहाँ पर एक लेझिम चलाते थे, जैसे छन छन बजता है, और उसका व्यायाम करते थे। तो वो लेझिम चलाएंगे, वो खेलेंगे, हम इस भाव से हमने वहाँ जाना शुरू किया। तो बाद में हम वहाँ के जो भैया लोग थे, फिर जो प्रार्थना कराते थे, वो फिर मुझको बोलते थे कि घर तुम्हारा पास में है तो ये ध्वज और ये लेझिम तुम अपने घर ले जाया करो।